दोस्तों, यह कहानी हरियाणा की बेटी मनीषा की है। एक मासूम लड़की जो रोजाना बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन एक दिन वह घर से निकलती है और कभी वापस नहीं लौटती है। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने पूरे हरियाणा को नहीं पूरे देश को हिलाकर रख देता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ उस दिन मनीषा के साथ, आइए इस दर्दनाक कहानी को शुरू से आखिर तक आपको सुनाता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मनीषा की न्याय के लिए पूरा देश खड़ा है। आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप लोग मेरा चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी में एक गांव पड़ता है दाड़ी। यहीं की रहने वाली लड़की थी जिसका नाम मनीषा थी। दोस्तों, उम्र होगी तकरीबन 19 से 20 साल का रहा होगा। बड़ी ही सीधी साधी लड़की, अपने घर वालों की लाडली बेटी, पूरे गांव की पहचान थी। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मनीषा ने अपने करियर का पहला कदम ही बढ़ाया था। दोस्तों, पास ही जगह पर पड़ती है सिंघानी, वहां पर एक बच्चों का स्कूल पड़ता है। उसी स्कूल में उसने टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी, जो सुबह 8 बजे से निकलती थी और स्कूल में पूरे मन से बच्चों को अपना करियर के साथ पढ़ाती थी, उसका ध्यान रखती और शाम को समय घर वापस लौट आती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का समय था। दोस्तों, उस दिन सुबह रोज की तरह स्कूल गई, जब सब कुछ सामान्य था, मगर लगभग सुबह 11:30 बजे उसने अपने पिता संजय को फ़ोन करता है। बोली, पापा आज थोड़ा लेट हो जाएगा, मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी भरने के लिए थोड़ा दूर जाना है, आप टेंशन मत लेना। पिता ने भी प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना। यह बातचीत यहीं खत्म हो जाती है। संजय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी की यह आखिरी लंबी बातचीत हो सकती है। दोस्तों, कुछ देर बाद मनीषा को एक और फ़ोन आता है। वह घर पर दोबारा फ़ोन लगाती है। इस बार फ़ोन उसकी मौसी उठाती है। मौसी पूछती है कि क्या हुआ बेटा। मनीषा कहती है, मौसी जी, मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप उसे ले लीजिएगा। मौसी थोड़ा व्यस्त थी, बोली, अरे बेटा, हम तो अभी काम में लगे हुए हैं, घर पर भी नहीं है। तो ऐसा करो, अपने दादा का नाम बता देना, डिलीवरी वाला आके तेरे दादाजी को दे देगा। ठीक है मौसी, जैसी आपकी मर्जी। यह कहकर फ़ोन काट देता है। मनीषा मुस्कुराकर कहती है और वह स्कूल के कामों में लग जाती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है। दोस्तों, जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, रोज़ की तरह विद्यालय की छुट्टी होती है। स्कूल की वैन बाहर खड़ी थी। ड्राइवर से वह लड़की कहती है, भैया मुझे ना बस यहीं पर में ही जाना है, करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक आइडियल कॉलेज है, वहीं से मुझे बीएससी नर्सिंग का एक फॉर्म भरना है, आप घर चले जाओ, मैं अपना काम करके आती हूँ। उसने कहा, ठीक है बहन जी, और वह गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है दोस्तों, और शाम हो जाता है। शाम के करीब 6:30 का समय था। लड़की के पिता संजय के फ़ोन पर एक मिस कॉल आई, उसकी बेटी की। दोस्तों, मिस कॉल देखते ही उन्हें तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, मगर उधर से फ़ोन नहीं लगा। दोस्तों, बार बार कोशिश करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और फ़ोन बंद था। अब घर के भीतर बेचैनी फैलने लगी। तब सभी सोचने लगे कि आखिर बेटी इतनी देर तक क्या कर रही है, वह कभी इतना लेट नहीं करती थी। परिवार वाले आपस में चर्चा करने लगते हैं, अब क्या किया जाए। तभी संजय ने ठान लिया, जितनी जल्दी हो सके मुझे जाकर देखना होगा। वह तुरंत सिंघानी की तरफ निकल पड़ते हैं। जिस स्कूल में वह पढ़ाया करती थी, उसी स्कूल में दोस्तों, वहाँ स्टाफ से बातचीत करता है जहाँ उनकी बेटी पढ़ाया करती थी। उनसे पूछा, भाई साहब, मेरी बेटी आज घर नहीं पहुँची है, आपको कुछ जानकारी है, वह कहाँ गई? लेकिन किसी को कुछ ठोस जानकारी नहीं था। चिंता और बढ़ी जा रही थी। संजय ने 112 नंबर डायल कर दिया और पुलिस से मदद मांगा। दोस्तों, कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ पहुंची। गाड़ी में एसआई नूर कांस्टेबल जो होता है वो बैठा हुआ था। दोस्तों, वह उम्मीद थी कि पुलिस गंभीरता से तलाश शुरू करेगी, लेकिन उसके रवैये जो होता है वह संजय का दिल तोड़ देता है। दोस्तों, बातचीत में उन्हें बेहद गैर जिम्मेदाराना शर्मनाक बातें की, तुम्हारी लड़की भाग गई होगी या आ जाएगी। अब संजय ने यह बातें सुनी, वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत उस बात को रिएक्ट किया, लेकिन रिएक्शन के बाद जहां पुलिस को तलाश करनी थी, उतनी ईमानदारी से शिद्दत से काम करना चाहिए था, वहां उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बस थोड़ी बहुत
औपचारिक निभाई। वह थोड़े आइडियल कॉलेज पहुंचे और वहां स्टाफ से मिले तो पुलिस वालों को अंदाज देखकर हैरानी हुई। वे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, पीठ पर हाथ मार रहे थे जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। वहीं दूसरी ओर एक पिता अपनी बेटी को लेकर परेशान था दोस्तों। पुलिस वाला उनके साथ कोई बातचीत की, बोला ठीक है नहीं पर मिलेंगे, हम वहां आ गए हैं। आखिरकार रात के लगभग 1 बज जाता है। तब उन तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब आप काम कीजिए, नज़दीकी लोहारू थाने जाइए और वहां जाकर एफआईआर दर्ज करा दीजिए। संजय ने फिर अपने पिता से बात की। उनके साथ जो 1-2 लोग भी थे वहां पर पहुंचे और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि ना सुबह एफआईआर कराएंगे। सब ने सोचा जाकर देखेंगे। फिर रात में जितना हो सके उन्होंने खुद अपनी तरफ से तलाश करने की कोशिश की। 12 अगस्त का समय था दोस्तों, करीबन 8:30 बज गया था दोस्तों। और उसी दिन संजय सिंह अपने परिवार के कुछ चाचा और करीबी अगल बगल के पड़ोसी लोग साथियों के साथ थाने पहुंचता है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी लापता हो गई है, गायब हो गई है। लेकिन यह सुनकर भी पुलिस ने फुर्ती नहीं दिखाई। सुबह से शाम हो गई, कब पूरा दिन निकल गया और कब रात के 7:30 बज गए किसी को पता ही नहीं चला दोस्तों। संजय को बस थाने में इधर उधर चक्कर कटवाए जा रहे थे। आखिरकार देर को रात एफआईआर दर्ज करती है और जो वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर होता है, एफआईआर दर्ज करके जांच की जिम्मेदारी शकुंतला को सौंप दी जाती है। लेकिन अफसोस, जितनी शिद्दत और ईमानदारी से एक बेटी गुमशुदगी की जांच होनी चाहिए थी, उतनी गंभीरता से जांच नहीं हो रही थी दोस्तों। और हद तो तब हो गई जब थाने के अंदर ही बातें होने लगी। शादी विवाह करके चली गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी, वापस आ जाएगी। यह सब सुनकर पिता का दिल और टूट जाता है, आंखें नम हो गई। उसने सोचा आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूं और ये लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी से शादी कर ली होगी। यह सवाल उसके दिल में चिरने लगे थे दोस्तों। संजय खुद कॉलेज गया, प्ले स्कूल गया, सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन उसे टाल दिया गया। बस इतना कहा गया कि देखेंगे, बड़े अधिकारी आएंगे तब मिलेगा। इस बात को लेकर वह सुनकर निराश हो जाता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। 13 अगस्त को सुबह लगभग का समय था दोस्तों। वह विद्यालय की ओर गया और जानने के लिए कहीं सीसीटीवी फुटेज में उसकी बेटी दिखे तो सही। इसी बीच पुलिस जो चाहती थी सीडीआर निकलवा सकती थी, लोकेशन टेस्ट करवा सकती थी, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है दोस्तों। इसी दिन 13 अगस्त का सुबह को लगभग लोहारू थाना क्षेत्र के गांव में सिंघानिया की नहर के पास एक बॉडी बरामद होती है। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गांव अधिकारी जो होता है, एफआईआर जो केस दर्ज करता है, वह लेडी इंस्पेक्टर कहता है कि संजय आपको तुरंत आना होगा, हमने एक बॉडी पाई है, जरा देख लीजिए कि कहीं यह आपकी बेटी तो नहीं। यह सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। उसका परिवार रोता हुआ बिलखता हुआ पहुंचता है। बेटी के कपड़ों से उन्होंने उनकी पहचान की, लेकिन जिस रूप में बेटी की लाश मिली उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, भोजन और श्वास की नलें बाहरी खींची हुई थी। उसकी गर्दन पर चांद जैसे आकार का एक गहरा जख्म था, करीब 29.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा। बेटी की लाश देखकर गांव वाले भी स्तंभ रह गया दोस्तों। भीड़ बढ़ती गई। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शिवानी अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम शुरू ही होते ही इलाके में आग की तरह खबर फैल गई दोस्तों। 14 अगस्त को गुस्से में भरे लोग सड़कों पर उतर आए। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या एक गरीब मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? अगर यही बेटी किसी मंत्री या किसी विधायक या बड़े बुजुर्ग का होता तो क्या न क्या हो जाता। पुलिस इतनी लापरवाही नहीं करती। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। यह गुस्सा, धरना प्रदर्शन, पूरे इलाके में न्याय की मांग गूंजने लगती है दोस्तों। 14 तारीख के बाद मनीषा का पोस्टमार्टम होता है। पुलिस बॉडी का परिवार वालों को सौंप दी, लेकिन घर वालों ने साफ कह दिया, जब तक हथियारे नहीं पकड़े जाएंगे हम बेटी का शव नहीं लेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही गया दोस्तों। उनके समर्थन में लोग बड़ी संख्या में सड़कें पर उतर आए हैं।
ऐसा ऐलान कर दिया कि हथियारे पकड़े नहीं तो बॉडी नहीं उठाएंगे। 16 और 17 अगस्त का माहौल और गर्म हो जाता है। पूरे प्रदेश में बवाल मच जाता है। लोग सड़कों पर उतर आए। घंटों घंटों तक रोड को जाम किया हुआ है और नारेबाजी किया करता था। स्कूल, कॉलेज, दुकानें, बाजार सारे ठप कर दिए। बस भी गुस्सा में मनीष के इंसाफ के लिए रोका गया। इस दबाव में कहीं न कहीं पुलिस और सरकार की नींद टूट गई दोस्तों। मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा। बड़े बड़े अफसर, चाहे एसपी हो, आईजी हो या डीआईजी हो, सब मौके पर पहुंचकर आश्वासन देने लगे कि पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जल्द ही जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी बीच कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस वक्त के एसपी जो होते हैं वह तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी जो सुमित कुमार चार्ज पर सौंपा गया दोस्तों। जो वहां थाना प्रभारी होता है, लाइन हाजिर कर दिया गया और शकुंतला को भी केस को लापरवाही से देख रही थी, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। इसी तरह से पीसीआर पर मौजूद एएसआई अनूप, कांस्टेबल और जितने भी वहाँ के पुलिस थे वह भी निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि केस में उससे जल्दबाजी करना चाहिए था। लेकिन जनता और भड़क गई। उनका कहना कि ट्रांसफ़र कर दोगे तो फिर चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दोगे तो बाद में तबादला हो जाएगा। लेकिन क्या हमारी बेटी वापस आएगी? अगर पहले ईमानदारी से काम होता तो शायद वह भी जिंदा होती। इस गुस्से की लपट झाड़ से जिन फतेहाल तक पहुंच जाता है। पक्ष या विपक्ष रोड पर यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी सब सड़कों पर उतर जाते हैं दोस्तों। और देखते देखते पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश, आसपास के राज्यों में भी लोग एक सुर में बोलने लगे, ईमानदारी से जांच करो, हथियारों को पकड़ो। जब एक ऐसा नहीं हो सकता तब बॉडी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहले पोस्टमार्टम सिवानी अस्पताल में हुआ। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और भी उथल पुथल हो गया दोस्तों। डॉक्टरों ने साफ लिखा था, शरीर पर जो गहरे घाव है उनमें से ज़्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों ने नोचा हो। गले पर हथियार के वार निशान नहीं मिले। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट बाहर आई, गांव के लोग भड़क उठे दोस्तों। लोग कहने लगे इतनी बुरी हालत में लड़की का शव मिला और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह जानवरों की वजह से है। अगर यह यौन शोषण और अन्य अपराध नहीं है तो रिपोर्ट में क्या लिखी गई है? सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। परिवार का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था दोस्तों। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लगने लगे, दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार फैसला हुआ कि शव का दूसरा पोस्टमार्टम किया जाए। शव पीजीएमएस रोहताक भेजा जाता है दोस्तों। रोहताक डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से जांच की। रिपोर्ट आई बलात्कार या यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं है। गर्दन और शरीर पर जो चोटें दिख रही है हथियार से नहीं बल्कि जानवरों के नोचने से जैसी है। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। यह घटना यौन शोषण या हिंसा से जुड़ी नहीं है, बल्कि मौत का कारण हानिकारक दवा का सेवन बताया गया है दोस्तों। यह रिपोर्ट आते ही गांव में और बड़ी हलचल मच गई। गांव वाले यह मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद जब मामला लगातार बढ़ता चला गया तो 18 अगस्त 2025 को लगभग दोपहर का समय था। सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी से वायरल होने लगा दोस्तों। हालांकि इससे एक दिन पहले डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने नहर के आसपास का पूरा इलाका जांच और बॉडी जहां पर मिली छानबीन मारा। हर जगह पड़ताल हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कहा जा रहा था कि कुछ सबूत छुपाने की भी कोशिश हुई, लेकिन यह सुराग ऐसे थे कि ही नहीं उन्हें आसानी से जुटाया जा सका दोस्तों। 18 अगस्त को जब सोशल मीडिया पर वो पत्र वायरल हुआ, पत्र में लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को तकलीफ़ में नहीं देखनी पड़ सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं कहीं गलत नहीं थी और ना ही मैंने कुछ गलत का काम किया। बस मैं आपके सपने पूरे करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी, नर्सेट क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी ताकि आप दोनों का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। अगर मैंने आपको दुख दिया तो माफ़ कर दीजिएगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मुझे ज़िंदगी देने के लिए धन्यवाद।
आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला, कोई तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। लेकिन यह पत्र असली है या नकली, इस पर अभी भी सवाल खड़े हैं दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि अगर वह सचमुच मनीषा ने अपने हाथों और माता पिता के लिए लिखी तो उसमें अंग्रेजी में क्यों लिखी, जबकि उसके माता पिता को अंग्रेजी पढ़नी आती ही नहीं थी। अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस इस मामले को कहीं पलटने या शांत करने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी और अचानक 5 दिन बाद यह पत्र कहां से आ गया, यह सवाल खड़े करने वाला था दोस्तों। अगर यह पुलिस को शुरुआत में ही खुलासे कर नहीं किए, इसके अलावा मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त को उसकी बॉडी मिली थी दोस्तों। सवाल यह भी है कि अगर शव 2 दिन तक खेत में पड़ा रहा तो उस दौरान किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वह जगह एक आम रास्ता था और वहां से कोई लोग आते जाते रहते थे दोस्तों। लाश पर गले में गहरे जख्म निशानी मिले। इस बीच केस में जो एसपी ट्रांसफ़र हुए वह पुलिस वाले सस्पेंड हुए। अगर यह पत्र शुरू से पुलिस के पास थी तो वह शुरू में क्यों नहीं सार्वजनिक किया, यह सवाल बहुत पेचीदा हो जाता है दोस्तों। 4 दिन से मामला राजनीतिक लंघा रहा है, विपक्ष के नेता धरने पर थे, ऐसे में पुलिस ने कई स्थितियां साफ नहीं की दोस्तों। परिवार और जनता की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इस मामले की जांच सबूत को सीबीआई को सौंप दी है दोस्तों। आगे नए खुलासे सामने आते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में हो रही इस तरह घटनाओं को सचेत करना है दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर कमेंट कर दीजिए।